अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। फ्रांस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति ने भी एमओयू पर साइन कर दिए हैं। इस बीच कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच जो जंग चली, उस जंग से किसे क्या हासिल हुआ, ईरान ने क्या पाया, अमेरिका ने क्या खोया। इसके अलावा इस समझौते से किसे क्या फायदा हो रहा है, क्या अमेरिका को झुकना पड़ा है, अमेरिका जिन लक्ष्यों के साथ इस जंग में कूदा था क्या वो लक्ष्य हासिल हो पाए या नहीं। इसके अलावा एक जो डील की भी बात कही जा रही है जिसमें नेतन्याहू की भी बात होती है, तो इन सारे मुद्दों पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। और हमारे साथ इस बातचीत में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोहरा सर ज्वाइन कर चुके हैं जो पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा मेजर जनरल राजन कोचर सर भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं कुछ ही देर में। सबसे पहले वोहरा सर के पास चलते हैं। वोहरा सर, ना सत्ता बदली, ना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हुआ, लाखों करोड़ रुपए ट्रंप ने खर्च कर दिए, जंग से उन्हें मिला क्या आखिर? बहुत अच्छा अहम प्रश्न आपने पूछा है। पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मौका दिया है मुझे आपसे बातचीत करने का। फिर यूके देवनाथ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आउटस्टैंडिंग पायलट, जानकारी इनकी बेमिसाल है। थैंक यू वेरी मच, आभारी हूँ। अब आपने जो सवाल उठाया है, दो इसमें साइड्स लेते हैं, एक ईरान का और एक यूनाइटेड स्टेट्स का। अब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए, पहले तो जिनीवा जाने वाले थे। एक कोई आतंकिस्तानी देश है जो उसका प्राइम मिनिस्टर बड़ा पोस्ट कर रहा था कि मैं मध्यस्थता करूंगा, मैं चेयर करूंगा मीटिंग को, वो सब खत्म हो गया। स्विट्जरलैंड जो जिनीवा जाने वाले थे वो तो सब खत्म हो गया। वहां पर स्विट्जरलैंड जाने का दूसरा इरादा था यूके सर, वो ये था कि वहाँ स्विट्जरलैंड की चीज बड़ी अच्छी है, वहाँ की घड़ियां बड़ी अच्छी हैं। अच्छी जिनीवा तो मैं कई बार गया, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो काले रंग का पैसा होता है वहां के बैंकों में भी वो रखा जाता है। तो शायद वो पूरा कैबिनेट वहां जा रहा था देखने के लिए कि हमारा धन वहां पर बरकरार है। कि मैं जिहादिस्तान की बात कर रहा हूं। अब पॉइंट बाय पॉइंट, ट्रंप ने, इजरायल ने हमला क्यों किया था ईरान पर? दो चीजें मेनली थी। एक तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा, दूसरा आपका जो डिफेंस मिसाइलें वसाइलें जो आप बनाते हैं उसको बंद कर दीजिएगा। और एक अनरिटन था कि इजरायल को जीने का अधिकार है। जो हमेशा ये कहते रहते थे इजरायल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, बड़ा शैतान छोटा शैतान। ईरान क्या चाहता था कि मैं ये चीजें कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कि मेरा अधिकार है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, मैं अपने वेपन्स बनाऊंगा जो मैं इतने सालों से बनाता रहा हूं जब से ये मुल्ला सरकार आई है। और फिर इजरायल का जहां तक सवाल है, मैं सोचूंगा उसके बारे में। अब आप एमओयू देख लीजिए, इसकी तीन चार अहम चीजें हैं बेटा। तो ये तो है, उन्होंने कह दिया कि भाई हम हर जगह सीज फायर करेंगे, इंक्लूडिंग इन लेबनान, हम दोनों करेंगे सीज फायर। ये नहीं उन्होंने बोला है कि इजराइल भी करेगा। बारात तो आ गई थी, लड़के वाले भी आ गए, लड़की वाले भी आ गए, दूल्हा तो है ही नहीं ना वहां पर। जो ठोका था इन्होंने ईरान को, वो इसलिए था ना, इजराइल ने किया था और अमेरिका ने किया था, वो मौजूद नहीं थे वहां पर। राइट, दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड कि ये चीजें कहने से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। दूसरी चीज जो इस एमओयू के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के, हम दोनों देश रिस्पेक्ट करेंगे और लेबनान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है? लेबनान की क्या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है? किसने कब्जा किया वहां पे? हिजबुल्लाह ने। ईरान से कहा है कि तू वहां पंगा नहीं लेगा, यानी इजराइल ठोकता जाएगा लेकिन ईरान पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि सरकार तो वहां लेबनान की है कि हिजबुल्लाह के। सही है कि इन रियलिटी जैसे आपका पड़ोसी जिहादिस्तान में किसकी सरकार है? वो तो पूरी हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद की है। वो तो बेवकूफ लोग हैं जो बाकी घूमते रहते हैं वहां पर। तो इसका मतलब है कि इजराइल को खुली छूट दे दी है कि वो ठोके जितना वो ठोक सकता है। फिर बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, हॉर्मुज में मान गए हैं वो लोग। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि आपके फ्रोजन एसेट्स का हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, और आप कमिट कर रहे हैं कि आप कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओ। फाइनली फाइनली हम दोनों देश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। सर, इसकी अहमियत कि जिहादिस्तान गया छोले खाने, हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये मेरा मानना है कि इन्होंने ईरान को बहुत हद तक फंसा लिया है। ईरान को मार पड़ रही थी, वो भी एमओयू चाहता था, वो भी चाहता था सीज फायर हो,
ट्रम्प साहब भी चाहते थे, उनके अपने कारण मिड टर्म इलेक्शन है, ये वो जो लोग कहते रहते हैं। अब जाके बोलेगा कि हमने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा, वो मान गए कि उनका है, उनके पास यूरेनियम स्टॉक पाइल्स हैं, वो मान गए हैं, पहली बार माने हैं वो। और ये अग्रीमेंट कहाँ साइन करता है? वर्साई पैलेस में। ट्रम्प साहब ने, जो अभी आप देख रहे बिल्कुल। हैं स्क्रीन पर। और वर्साई तो मैं कई बार गया, मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी। आप जैसे मेहमान आते थे, या यूके देवनाथ जैसे, तो मेरी ड्यूटी लगती थी वर्साई इनको लेके, जो 50 बार तो वहां गया हूँ। उसी कमरे में किया है बेटा, बड़ी मजेदार चीज है। उसी कमरे में ये साइन किया है जब ये डिनर खा रहा था। G7 तो खत्म हो गया था, जब प्राइवेट डिनर था फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ। उसी कमरे में, हॉल ऑफ मिरर्स, जहां पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने अपना सरेंडर साइन किया था, उसी कमरे में। तो यही ट्रम्प भी हर चीज में नौटंकीबाज है ना, वो भी दिखाना चाहता है कि यहाँ पर मैंने जो जीत लिया है, विक्ट्री मुझे हासिल हो गई है, तो मैंने साइन किया। तो ये कहानी वो सुनाएगा कि जो मुझे चाहिए था हमको मिल गया। और इजराइल का जहां तक सवाल है, उसने साफ कह दिया मैं ठोकता जाऊंगा। सो ये मैं कहूंगा, अगर आप परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं, 10% विक्ट्री अमेरिका की है, 10% विक्ट्री ईरान की है, और 80% बाकी दुनिया की है, जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिनको ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा था। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, लेकिन वोहरा सर, इस्लामिक सत्ता को वहां से हटाना ये भी तो एक लक्ष्य था ही ना। उसने ये कभी डिक्लेयर नहीं किया था, उसने रेजिम चेंज की बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस्लामिक को हटा के मैं क्रिश्चियन ले आऊंगा। रेजिम तो बदल दी उसने, मार दिया था खमेनी को। और खमेनी साहब की वो थे कि गल्फ मोनार्की जो है बड़ी खराब है, क्योंकि बाप का बेटा बन जाता है, फिर बेटे का बेटा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईरान में किसका बेटा बन गया वहां पे सुप्रीम लीडर? तो ये चीजें बेटा क्या। और फिर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, यूके देवनाथ साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ। अमेरिका में आपने देखा होगा बेटा, वहां की जो आप पढ़ते हैं सोशल मीडिया और जो न्यूज़पेपर, आलोचना की कि नहीं ट्रम्प की? यूके देवनाथ साहब, डोनाल्ड ट्रम्प की आलोचना हुई है कि नहीं अमेरिका में? हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना, बहुत आलोचना हुई, आपने भी देखा है। बिल्कुल। जरा बताइए कि ईरान में कितनी आलोचना हुई है IRGC की? मजाल है किसी के मुंह खोल दे, तो क्या फिर पर। ये है सिर्फ कि अब ईरान के लोगों को पता लग गया, जो मेरा मानना है कि हमें बहुत मार पड़ी है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं 30 साल लगेंगे टू ब्रिंग ईरान बैक जिस पोजीशन पे वो था। हाँ, ईरानी ये कहेंगे इंशाल्लाह वो तो रात को हो जाएगा, वो आके खड़ा कर देगा सब कुछ। नहीं होगा। 30 years इज व्हाट दे आर से। और ये $300 बिलियन कहां से आएगा? रिकंस्ट्रक्शन फंड सर, ये इराक 2.0। इराक में इस पर बात रिकंस्ट्रक्शन चल करेंगे रही। वोहरा सर। आपकी ऑल राइट, ओके। मैं आ, ज्यादा बोल गया, माफी चाहता हूँ। गिव अरे इट टू नहीं यू। सर, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, आज जो कुछ हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं? पहले कहा जा रहा था कि 19 जून को, लेकिन 18 जून को ही वो हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते को लेकर आपका क्या मानना है? वैभव जी, सबसे पहली बात है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स जो हैं वो आज रात को थोड़े गहरी नींद से सोएंगे आफ्टर हैविंग ए ड्रिंक और टू। दुनिया भर में जो डिप्लोमेट्स थे, हमारे यहाँ फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स भी थे, उनको 1 मार्च के बाद एक ही काम था। एक, ईरान के साथ जो हमारी लिंक है या दोस्ती है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको बरकरार रखना, जो मेरे ख्याल से हमारे फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स ने बेहतरीन तरीके से किया। दाद देता हूँ विदेश मंत्रालय के श्री एस जयशंकर जी की दूरदर्शिता की, कि ईरान ने भारत को वही प्रोटोकॉल से ट्रीट किया, वही लिबर्टीज और वही आज़ादी दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कि उसने चाइनीज शिप्स को दिए। जब जब कोई शिप वहां से भारतीय झंडा लगाकर आया, और अगर वो शिप भारत में रजिस्टर्ड था और भारत की पोर्ट की तरफ आ रहा था, तो ईरान ने उसको आने दिया। तो ये हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ भारत, एशिया के सारे देश जो कि काफी बड़ी हद तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जाकर पर्शियन गल्फ से कच्चा तेल लाते थे, कोई भी पर्शियन गल्फ का देश, उन सब देशों में जो आम आवाम में खलबली पैदा हो रही थी, वो खलबली थोड़ा शांत हो रही है। देखिए, हम सब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में उछाल आया, गुड। हम सब बात करते हैं कि कच्चे तेल जो है, ब्रेंट क्रूड बास्केट जो है, वो पहली बार 1 मार्च के बाद $80 प्रति बैरल के नीचे आया, गुड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ज्यादातर एशियन कंट्रीज में जो आम आवाम थी वो त्राही त्राही कर रही थी। ऐसा ही अगर कुछ और हफ्ते या 1-2 महीने चलता, तो हो सकता कि छोटे छोटे जो देश हैं एशिया में,
आम जनता त्रस्त होकर अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किंग के पैलेस में घुस जाती। तो डोनाल्ड ट्रंप को रोज फोन जा रहे थे। वैभव जी, आपको मैं बताता हूं कि एशिया के जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जैसे कि थाईलैंड वगैरह में किंग हैं, रोज फोन कर रहे थे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को या मार्को रूबियो को। वह दोनों अगर नहीं मिल रहे तो पीट हेगसेट को, कि हुजूर हमारे देश में विप्लव हो जाएगा, यानी गृह युद्ध हो जाएगा, हमारी सत्ता छीन ली जाएगी अगर पेट्रोल डीजल की कीमत इसी तरह से इतनी ऊंची रहे। थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, ताइवान, सब जगह पर पेट्रोल डीजल गैस की कीमत 40 से 80% रह गई, उछाल मार गई थी। भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल और गैस की कीमत को बहुत शानदार तरीके से हैंडल किया। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा था, तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पलरी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि महज 8% बोझ आम जनता पर डाला गया और बाकी का जो बोझ है, बोझ नहीं कहूंगा, बाकी की पेमेंट की जो रिजर्व्स हैं वो ऑयल कंपनीज के जो ऑयल पूल था, सरप्लस ऑयल पूल था, भारत सरकार ने उससे एडजस्ट किया। आप हमारे पड़ोसियों के साथ कंपेयर कर लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सब जगह सत्ता चरमरा रही थी। पाकिस्तान में तो चलो मैं ज्यादा तारीफ या ज्यादा बुराई नहीं करना चाहूंगा। हाँ वैभव, देखो अब ऑन ए सीरियस नोट, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल गया है। उम्मीद की जाती है कि उभय पक्ष एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब से या मिसाइलों से हमला नहीं करेगा। तो 2 बड़ी कामयाबी हो गई हैं। अब तीसरी कामयाबी क्या है? 60 दिन का जो समय है, इसको बड़ी अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके बाकी जो पॉइंट्स हैं उस पे ठंडे दिमाग से बातचीत करनी पड़ेगी। जी वैभव। बिल्कुल, वोहरा सर के पास चलते हैं। वोहरा सर, ईरान पर अमेरिका और नेतन्याहू दोनों आरोप लगाते रहे हैं कि वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनको अपना अप्रत्यक्ष तौर पर पैसे के जरिए या तमाम और चीजों के जरिए समर्थन देता रहा है। ये भी दुश्मनी की एक बड़ी वजह थी। अभी ईरान इस समझौते के बाद हमास, हिजबुल्लाह के साथ कैसा रिश्ता रखेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कमिट कर दिया है कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा इन लोगों को। इनडायरेक्टली करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया मैं आके ठोकूंगा आपको। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वो करते हैं। क्या बोला था कि अगर इजराइल कैट्स, उनका डिफेंस मिनिस्टर, उसका नाम भी इजराइल कैट्स है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर इसने पंगा लेने की कोशिश की हमारे साथ, ईरान की बात कर रहा है, तो फिर हम इतना मारेंगे कि ईरान को समझ आ जाएगा कि आपकी ताकत और मेरी ताकत में कितना अंतर है। सो इट्स वेरी वेरी क्लियर, वो करता जाएगा सर। उसके लिए अस्तित्व, सर्वाइवल की बात है। ईरान जो हिजबुल्लाह, हूथी और हमास तो खत्म हो गया, इट्स फिनिश्ड, वो कुछ नहीं बचा उसका। हिजबुल्लाह अभी फुदक रहा है, लेकिन अगर ईरान ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की तो जो हैवान आपने बनाया वो आपका खून पिएगा। ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। जो कहानी जो बनती है, जो आपने फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर बना दिया है, तो मॉन्स्टर पे डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को पकड़ेगा। सो माय ओन फीलिंग है, हूती तो अभी शांत बैठे हुए हैं। मेरा अपना मानना यह है कि ईरान अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंस गया है। बाहर कैसे निकले? आपने एमओयू में कह दिया कि आप इंटरफियर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स। तो ये हमास, हूती, हिजबुल्लाह क्या कर रहे थे? इंटरनल अफेयर्स ऑफ इजराइल में तो कर रहे थे ना। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कहां रिस्पेक्ट करें? इजराइल का तो नाम भी नहीं है। एक दूसरे की आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रिस्पेक्ट करेंगे, इसका मतलब आपके जो चमचे हैं वो भी करेंगे, और आप ये फिर एक्सक्यूज नहीं ले सकते मुझे तो पता ही नहीं जी हिजबुल्लाह कौन है। So my own understanding is that this MOU, अभी तो एग्रीमेंट आएगा, ये तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। जब ये बनेगा, जब ये आएगा, फाइनली एग्रीमेंट साइन होगा, दैट इज द टाइम कि उसका फाइन प्रिंट हमारे सामने आएगा। लेकिन अभी भी नाकाबंदी तोड़ी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई आज ही साइन हुआ है। अमेरिका चाहता तो एकदम से कर देता है। हॉर्मुज तो एकदम खुल गया है, लेकिन अभी उसकी नाकाबंदी नहीं टूटी है। So let us see now what the next stage is. क्या ट्रंप अपने वादे पर खरा उतरेगा? क्या ईरान उतरेगा? इजराइल को परवाह नहीं है, वो ठोकता जाएगा सर, वो मारता जाएगा जब तक उसकी सुरक्षा अश्योर नहीं हो जाती। ये मुझे लगता होगा। बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर भी बात होती है सर। ट्रंप ने खुद ही कहा है कि अगर दूसरे देशों के पास मिसाइलें हैं तो ईरान के पास बिल्कुल भी ना हो, ये सही नहीं होगा। जब सऊदी अरब, कतर और दूसरे देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं तो ईरान के पास भी थोड़ी बहुत हो जाएं
तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे हम कैसे ले सर, इस बयान को? यही है। सॉरी, मुझसे पूछ रहे थे कि देवनाथ जी सर, आपसे ही सर, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास थोड़ी बहुत 8-10 रख ले तो रख ले, लेकिन हजारों की तादाद में जो उसने बना रखी है, हर रोज 20-30 मिसाइलें, यहाँ कभी यहाँ मार देता है, कभी वहां मार, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत रखो अपनी डिफेंस के लिए, अग्रेशन के लिए नहीं। अमेरिका ने ठोका है आपको, अमेरिका के जहाज गिराओ, अमेरिका के हेलीकॉप्टर गिराओ। कतार पे क्यों हमला करते हो? सऊदी अरेबिया पे क्यों करते हो? बहरीन पे क्यों करते हो? कुवैत पे क्यों करते हो? वो तो फिर अग्रेशन हो जाता है ना, वो सेल्फ डिफेंस नहीं है। सेल्फ डिफेंस के लिए रखिए। मेरा अपना मानना है, जो ट्रम्प कहता है सर, उसको मैं मिला हुआ, ही इज अ वेरी फाइन चैप, नेक इंसान है, दिल बड़ा साफ है उसका, तरह तरह के बयान देता रहता है, हर 10 मिनट में बदल जाता है, लेकिन उसके सामने एक ही लक्ष्य है, अमेरिका का इंटरेस्ट। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने एक ही लक्ष्य है, भारत। तभी तो उनकी मित्रता। और आपने ये भी देखा होगा, जब उसने तारीफ की थी सर, जब उसके लिप्स को मैं रीड करने की कोशिश कर रहा था, जब उन्होंने तारीफ की और फिर हाथ मिलाया और फिर उसको मेरे ख्याल उसको बोला, प्राउड प्राउड ऑफ यू प्राइम मिनिस्टर। मेरा ख्याल है जो आपको सुनाई नहीं दिया था, उसने हल्के से बोला उसको, तो पीएम साहब ने नॉड करके फिर कैमरा की तरफ देखने लगे। वो टाइम चला गया बेटा, ये इंडिया नहीं, ये भारत है। इसको अगर आप ध्यान मद्देनजर रखें, ट्रम्प साहब को क्या मिला है? रीअफर्मेशन कि भाई भारत अब पहुंच चुका है 4 महाशक्तियों में से, अब भारत भी एक है। दुनिया एक्सेप्ट करती कि वी सुपर पावर, ये आउटस्टैंडिंग सोल्जर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके कारण हम लोग ये क्लेम करते हैं, हमारी डिप्लोमेसी नंबर 1 है, आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। सो लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस, जो ट्रम्प ने कहा 2-4 मिसाइलें रख लो, उससे ज्यादा नहीं, इसका मतलब है कि लिमिट भी मैं तय करूंगा, इससे ज्यादा तुम नहीं रख सकते। ये बड़ा शातिर खिलाड़ी है सर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके बाद जो फाइनल डील होगी, उसमें प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, द डेविल इज इन द डिटेल्स, अंग्रेजी में कहते हैं ना, तब पता लगेगा। खीर तो टेबल पर पड़ी है, खा के तो देखो, चखो, फिर पता लगेगा क्या है उसके अंदर, जहर है या अमृत है। बिल्कुल। देवनाथ सर, अभी वोरा सर ने बता ही दिया, ईरान ने ये गारंटी दे दी है कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाएंगे, ना बनाएंगे ना खरीदेंगे, दोनों चीजें हैं उसमें। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की हम बात कर रहे थे, लेकिन हम सर ये भी जानते हैं कि ईरान ने अपने कई शहरों में बाकायदा अंडरग्राउंड सिटी बसा रखी है, जहां ड्रोन्स, मिसाइलें, जिनकी वो बीच बीच में वीडियो जारी करता रहता है। तो ईरान पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या अमेरिका निगरानी कर पाएगा कि ईरान ऐसा कुछ ना कर पाए? हाँ वैभव जी, देखिए, ईरान ने जो अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई हैं शहरों के नीचे या पहाड़ों के नीचे, उसकी मजबूरी थी। उसको यह आकलन आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले ये हो गया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके ऊपर हमला होगा, शायद अमेरिका से, शायद ईरान से, या हो सकता इजराइल से। तो उसने एक डिफेंसिव माइंडसेट होता है, जिसमें दुनिया के काफी देशों ने इस तरह की सुरंगें बनाकर अपनी जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स है उनको सुरंगों के अंदर छुपा के रखा हुआ है। ईरान ने इसमें स्पेशलिटी हासिल की हुई है। अब वैभव देखो, जो क्या ये सुरंगें बनाकर ईरान ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल किया? मैं बतौर एयरफोर्स पायलट बोलना चाहता हूं कि अगर ये सुरंगें नहीं होती तो ईरान 40 दिन के युद्ध में बहुत ज्यादा क्षति, और ज्यादा क्षति होती ईरान के ड्रोन्स को या मिसाइल्स को। चलो, ओपन सोर्स हैं, एम्बेसडर सर भी, एम्बेसडर वोरा भी हैं। एक सीक्रेट बताता हूँ वैभव, भारत ने भी तो, हमने भी तो मिसाइलें बनाई हुई हैं। हमारे पास पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, हम भी उनको बॉर्डर के पास तैनात करते हैं। तो हमने क्या सुरंगें बनाई हैं? तो हमारी जो डिफेंस हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पिछले 20 साल से 10 साल से ये एक बहस छिड़ी हुई है कि अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जो हम फॉरवर्ड पोजीशन में डिप्लॉय करेंगे, जो कि पाक सीमा से मात्र 100 किलोमीटर और एलएसी यानी चीन सीमा से मात्र 100 किलोमीटर इस तरह होंगे, क्या हम उनके लिए सुरंगें बनाएं? सीक्रेट नहीं है, फिलहाल हमने कोई सुरंगें नहीं बनाई हैं, सब ओपन लॉन्चर्स में हैं। तो ओपन लॉन्चर्स में मैं बतौर एयरफोर्स पायलट की बात कर रहा हूँ, फाइटर पायलट था, मिग-23 में हमारे पास एक रिकॉग्निसेंस पॉड था। हवाई जहाज मिग-23 रशियन, लेकिन रिकॉग्निसेंस पॉड जो था वो
फ्रेंच ब्रिटिश था, तो उससे हम लोग दिन और रात को फोटो ले सकते थे। तो जैसे मैं भारत का एग्जांपल देता हूं, जब हम फॉरवर्ड पोजीशन में हमारी अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस डिप्लॉय करेंगे भविष्य में या करते हैं, पाकिस्तान या चाइना के लिए इजी हो जाता है कि अपने रिकॉन्सेंस विमान से या अपने सैटेलाइट से वो ट्रैक करे। तो पता रहता है उनको। तो शायद सुरंगों की जरूरत है भविष्य में हमें भी। और दूसरी चीज है एम्बेसडर वोहरा, उसके लिए कुछ 100 करोड़ या कुछ 1000 करोड़ बजट अगली पंचवर्षीय योजना में सैंक्शन करेंगे। लेकिन देखो, अगर ईरान के पास कुछ ड्रोन और मिसाइल्स बची हैं 8 अप्रैल के बाद, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने उनको सुरंगों के अंदर छुपाया हुआ था। जी वैभव। बिल्कुल। वोरा मैं इसमें कुछ ऐड जी, करना वोरा सर आपके चाहता पास ही था। आ रहे हैं सर। हाँ, मैं इतना कहना चाहती, ये कह रहे थे ना कि हमारे पृथ्वी ब्रह्मोस ये वो, सर पृथ्वी तो मेरे घर में है, मेरे सिक्योरिटी गार्ड का नाम पृथ्वी है, तो आप जो है वो मेरे घर में मैंने उसको छुपा के रखा हुआ है। बट ये आपका बिल्कुल सही है आपने जो कहा। दूसरी चीज ये भी आप बता दीजिएगा कि हमारा न्यूक्लियर ट्रायड अब पूरी तरह से सक्षम है, लैंड, सी एंड एयर बेस्ड। और ये भी जब हम बात करते हैं कि मेट नहीं करते हैं नॉर्मली जब लैंड पे होती हैं या हवा में होती है मिसाइल एंड न्यूक्लियर वॉरेट, लेकिन सबमरीन में तो करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि जो आप कह रहे हैं कि सुरंगें नहीं बनाई है, नहीं बनाई है तो नहीं बनाई है, अब सच्चाई तो आप बयान करेंगे नहीं ना, मैं बयान करूंगा जो आपको मालूम है, जो मुझे मालूम है। बट रियलिटी सर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं आपके शो के जरिए। ये जो G7 की मीटिंग हुई थी, जो अहमियत प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी, फ्रंट रो में खड़ा कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया की 4 जो महाशक्तियां हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, रशिया और चाइना, ये अब एक्सेप्टेड वी आर अ सुपर पावर, तो वहां पे दोनों को अपने उसने अहम भूमिका दी थी। सर मेरा मानना है, ये मेरा असेसमेंट है कि 8-9 बार प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, हमारी आर्थिक शक्ति सब देख रहे हैं, मेरी मिलिट्री ताकत देख रहे हैं, मेरी कूटनीति की हर जगह सराहना होती है। मेरा अपना मानना है, और ये मैं पहली बार कह रहा हूं सर, मेरा अपना मानना है कि इसी साल या नेक्स्ट ईयर भारत को G7 में शामिल कर लिया जाएगा, उसको G8 बनाएंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। सर मेरे को 53 साल हो गए हैं कूटनीति में, मैं सिग्नल्स देखता हूं, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। 8 बार लगातार बुलाया है और बायलैटरल्स उनकी सबके साथ हुई थी। G7 का जो डॉक्यूमेंट है छप जाएगा, कोई उसकी परवाह नहीं करेगा, अब कल तक आप भी भूल जाएंगे, आपने तो देखा भी नहीं होगा फाइनल डॉक्यूमेंट। हम तो सब फोकस थे नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मीटिंग के बिल्कुल। ऊपर। वोरा तो सर ये चीजें भूल के भारत को अब लाना पड़ेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है नहीं बनता है, दैट्स द नेक्स्ट स्टेज। पहले आप देखेंगे 40% दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था है G7 में, उतनी ही ब्रिक्स में है, भारत दोनों में आएगा। भारत मैनेजमेंट कमेटी में भी आएगा और वर्कर्स यूनियन में भी आएगा, दोनों तरफ भारत रहेगा। सर दिस इज इंडियाज डेकेड, दिस इज इंडिया सेंचुरी। मैं गर्व के साथ ये कहता हूं, 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, आज 6 फुट 8 इंच का हो गया, देखकर चीजें जो वहां G7 में हो रही थी। बिल्कुल। वोहरा सर, ईरान को लेकर मेरा सवाल था, इस जंग में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। एक अनुमानित तौर पर 1,22,000 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिन्हें फिर से बनाना होगा, जिनकी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। $270 बिलियन का नुकसान हुआ है, ऐसा मोटा माटी आंकड़ा बताया जाता है। अभी ईरान को पैसों की जरूरत है। कई बार कई मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही थी कि अमेरिका भी पैसा दे सकता है, खाड़ी के देश भी दे सकते हैं $300 बिलियन का। लेकिन ट्रंप की ओर से भी उनके उपराष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि हम $1 भी नहीं देने वाले, खाड़ी के देश दे सकते हैं। आपके हिसाब से पुनर्निर्माण के लिए ईरान की सहायता कौन कौन कर सकता है? कोई नहीं, जीरो। क्या मिलेगा उनको? ये बाज आएगा, ये फिट ठोकेगा गल्फ मोनार्कीज को। ये तो चौधरी बनना चाहता है ना उस एरिया का। कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि जो पैसा आप दोगे मिसाइलें बनाएगा उसके साथ। भरोसा कौन करता है ईरान पे सर? चाणक्य ने क्या कहा था? मेरे दादा के दादा के दादा के दादा 2400 साल पहले, उनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं, उन्होंने कहा था भरोसा नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं है, समझौता नहीं है। भरोसा कहां है? और ये गल्फ मोनार्की, उनका नुकसान हुआ है कि नहीं सर? बिल्कुल। यूएई का नुकसान हुआ है, सऊदी अरेबिया का नुकसान हुआ, कतार का हुआ है, बहरीन का हुआ है, कुवैत का हुआ है, तो उनको पैसे कौन देगा? कोई नहीं देगा। और जो मुझे बताया गया है, मेरे एक्सपर्ट्स जो है, कि एटलीस्ट 20 to 30 years, 20 से 30 साल
ईरान को लगेंगे वापस आने, कहेंगे इंशाअल्लाह कल सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह के सब ठीक कर देगा, नहीं करेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वी ऑल रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होने, बहुत समय लगेगा इसमें सर। इराक में तो अभी तक चल रहा है सर, जंग कब खत्म हुआ था वहां पर आपको तो पता ही है, 90s की बिल्कुल। हम बात करें, अभी तक वापस नहीं आया अपनी जगह पर, अभी तक वहां पर रिकंस्ट्रक्ट, और अमेरिकन कंपनी इराक का तेल बेचकर मौज कर रही है। सो आई सी समथिंग सिमिलर हैपनिंग इन ईरान ऑल्सो, समय लगेगा। पैसे कहां से आएंगे ये किसी, और जैसे उसके उपराष्ट्रपति ने कह दिया एक पैसा मैं नहीं दूंगा, गल्फ वाले भी कहेंगे एक पैसा हम नहीं देंगे, पहले हमारा हर जाना दो। हमें जो नुकसान हुआ है, कतार को तो 20% उसके गैस एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, उसको बहुत नुकसान हुआ है, भले ही उसने मध्यस्थता की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको स्वीकार भी किया है, लेकिन उनका भी तो नुकसान हुआ है। अब उसके पैसे कौन देगा? सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। ये तो ये तो कई सैकड़ों साल तक ये बात चलती रहेगी, इतना तुम दे दो, इतना तुम, देगा कोई नहीं सर। दुनिया में अभी आर्थिक व्यवस्था वैसी नहीं है। तेल मोनार्की जो तेल के शहंशाह हैं, उनकी भी इकोनॉमी जो है अब डगमगा रही है सर, बिकॉज वी आर हेडिंग टू अ पोस्ट ऑयल वर्ल्ड। ये तो आप खुद ही बिल्कुल। जानते आ, भारत से जुड़े सवालों पर आते हैं सर। कल पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ट्रंप की एक और अहम घटना होती है, एक फैसला लिया जाता है अमेरिका के द्वारा, इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटा दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि ये चीन की एक जीत है, इसे हम कैसे देखें वोरा सर? सर वॉशिंगटन का नाम, अच्छा आप न्यू दिल्ली मत बोलिए, आप दिल्ली बोलिए, ये किसकी जीत है सर? व्हाट एरेंट नॉनसेंस, नाम बदल के इंडो पैसिफिक, अरे सॉरी सॉरी मैं तो भूल गया, स्टेट डिपार्टमेंट जो है ना उनका, विदेश मंत्रालय, तो वहां पर एक जी। इंडिया डेस्क थी, यूके देवनाथ साहब, जब मैं वहां जाता था तो उसका 40 फुट का कमरा था, अब 5 फुट का रह गया। ओहो भारत हार गया, अबे मेरा क्या लेना देना है उसके साथ? व्हाट एरेंट नॉनसेंस। नाम बदल दिया तो बदल दिया, चीन जीत गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इसी में चीन खुश है कि मैं जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं अपनी फौज को घर बिठा, नाम ही बदलता रहे, नाम तो वैसे भी वो बदलता रहता है, हमारे गांव को चाइनीज नाम दे देता है, किसी गांव का नाम टिंग टोंग कर देता है, किसी की पिंग पोंग डिंगलिंग पिंगलिंग, पता मुझे तो याद भी नहीं है क्या करता है। तो दिस इज एरेंट नॉनसेंस। अगर पैसिफिक कमांड कर दिया, सो इंडो पैसिफिक किसने बनाया था? मैंने बनाया था, मुझसे पूछ के बनाया था उसने, मुझे पता नहीं कि उसने इंडो पैसिफिक कर दिया तो कर दिया। क्वाड किसने बनाया? क्वाड का नाम ट्राइड कर दो अगर कोई छोड़ देता है, या पांचवा आ जाता है तो क्विंट कर दो, इसमें क्या, व्हाट इज दिस? शेक्सपियर ने क्या बोला था, व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। इसमें कोई कोई अहमियत नहीं है इसकी, नॉट एट ऑल। बिल्कुल। पीएम मोदी की मुलाकात हुई है सर, उसके बारे में हम अभी बात ही कर रहे थे। इस बार कुछ वैसा नहीं दिखा जैसे गले मिलते हुए एक संयमित तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं ट्रंप साहब से, लेकिन ट्रंप की ओर से काफी तारीफें की गई हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, रंग पहनावे को लेकर भी कुछ उन्होंने बोला है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे बीच कोई लिखित समझौता तो नहीं है, लेकिन अगर इन पर कोई हमला करेगा तो हम मदद करेंगे। इस बयान को कैसे लें हम वोहरा सर? उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। प्लीज 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 देवनाथ साहब, बोलो ट्रंप को अपनी फौज ना भेजे, क्योंकि उसकी फौज की रक्षा करनी पड़ेगी मुझे। दुश्मन से तो मैं बाद में भिड़ूंगा, वो जिहादिस्तान की बात नहीं कर रहा, वो चाइना की बात कर रहा था, पहले तो मैं अमेरिकन फौज की रक्षा करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप घर में बैठो, मेरे पास यूके देवनाथ साहब जैसे सिपाही हैं, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, आई डोंट नीड एनीबॉडी। यही तो होता है सुपर पावर स्टेटस, मुझे किसी क्या कहते हैं अम्ब्रेला नहीं चाहिए। एक टाइम था सर 60s में, यूके सर आप तो बहुत छोटे हैं, मैं 75 साल का हूं, दुनिया भर में हम घूमते थे, शास्त्री जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो भी घूमते रहते थे, न्यूक्लियर अम्ब्रेला दो। 64 में चीन ने, 62 में हमारा जंग हुआ था, 64 में लॉकनोर में उसने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हम घूमते रहे न्यूक्लियर अम्ब्रेला अम्ब्रेला, अरे क्या यार, छतरी आपकी जहां जानी थी। अब ये भारत है सर, इंडिया नहीं है, ये बात नहीं करता है, डरता नहीं है किसी से। तो अगर नाम बदल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ट्रंप साहब ने बहुत तारीफ कर दी, बड़ी अच्छी बात है, आप फौज भेजना चाहते हो भेजिए, हमें, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है। आप जाके वेनेजुएला पे हमला करो, आप जाके आप क्यूबा पे हमला कर रहे हो, अगर यहां आने की कोशिश मत करना, मुझे जरूरत नहीं है आपकी। डू यू अग्री विद मी यूके देवनाथ सर? एब्सोल्युटली राइट सर। बिल्कुल देवनाथ सर, पीएम मोदी ने नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी बात रखी है, और भारत में विपक्ष कई दिनों से मांग कर रहा था कि पीएम मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ट्रंप से मिलेंगे तो उनके सामने बोलना चाहिए उनको, उनके सामने ही बोल दिया पीएम मोदी ने। आप पीएम मोदी और ट्रंप की कल वाली मुलाकात को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपको लगा देखकर? वैभव, इसमें कोई शक नहीं है कि जब मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो व्यवहार जो था वो व्यवहारिक था,
लेकिन देखो हायर लेवल डिप्लोमेसी में ये इन चीजों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। गले मिलना, पीठ थपथपाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों नेता आमने सामने बैठ गए और इंटरनेशनल प्रेस, नेशनल प्रेस सामने है, तो क्या बयान दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये हिंट नहीं दिया, बोला कि भारत का समय आ गया है। अभी जैसे एम्बेसडर वोरा बता रहे थे कि हम क्या G8 बनकर G7 का मेंबर बनने वाले हैं। शक कहाँ है। 140 भारतीय, अगर हम कोको कोला पीना शुरू कर दें हर रोज 140 करोड़, तो अमेरिका की जमीन के नीचे पानी नहीं बचेगा। वैसे वैभव देखो, अगर आप G7 की लिस्ट को देखो, भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन होने वाली है। हमारी इकोनॉमी तो, अगर अमेरिका को छोड़ दो, हमारी इकोनॉमी तो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस के बराबर है ऑलरेडी। और जो जैसे इटली है, कनाडा है, उनकी इकोनॉमी में 3-3 ट्रिलियन डॉलर की है। तो हमारी भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी इटली की इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा मजबूत है, रेजिलियंस है, जो कि हमने दिखाया। तो वैभव देखो, 3 ट्रिलियन से हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन जब छलांग मारी है, एक चीज हम मिस कर जाते हैं, टोटल नेशनल पावर। देखो भारत की भौगोलिक, हमारी जो भौगोलिक, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि हमें जियोपॉलिटिकल एडवांटेज देती है। अब दुनिया का नक्शा देख लिए, केंद्र में, सेंटर में कौन सा देश है? भारत। हिंद महासागर से अगर कोई जहाज जा रहा है, उसको अगर ब्रेड बटर पानी चाहिए, तो हिंद महासागर में कहाँ दिखता है? भारत। वो अमेरिकन ने इसीलिए जोश में आके एक बार इंडो पैसिफिक कमांड नाम दे दिया था। बाय द वे बोल दूं कि जब उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड नाम दिया था, तो वो सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद हम क्वाड में एक मिलिट्री स्वरूप भविष्य में देंगे। और वो सोच रहे थे कि भविष्य में ये जो अभी क्वाड चल रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ कल्चरल, फाइनेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, टेररिज्म, ये सब तो वो शुरुआती दौर में था। अमेरिका पिछले 4-5 साल से काफी उम्मीद कर रहा था, जो बाइडेन के समय में भी, कि क्वाड में भारत को चुपके से एक एंटी चाइनीज स्वरूप देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने बहुत क्लियरली बता दिया कि भारत का क्वाड को एक एशियन नेटो बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। इससे थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप हैरान है, परेशान है। अभी भी एम्बेसडर वोरा बैठे हैं, देखिए वो क्वाड के लिए जब आए थे, मार्को रूबियो ने हमें फंसा दिया। मैं फिर से अपने एयरफोर्स एक्सपीरियंस से बताता हूं। जब उन्होंने देखा कि क्वाड में भारत कोई मिलिट्री स्वरूप, एंटी चाइना व्यू नहीं देना चाहता, तो उन्होंने, कहते हैं ना कि उस तरफ से कान को पकड़ लिया। उन्होंने कह दिया कि क्वाड के देश मिलकर साउथ ईस्ट एशिया के समुंदर पर नजर रखेंगे। अरे नजर किस पे रखेंगे हम लोग? ताइवान की नेवी पर, थाईलैंड की नेवी पर। हम लोग अंडमान मलक्का, अंडमान निकोबार से शुरू करके बे ऑफ बंगाल और उधर जावा, सुमात्रा, बोरियो में किस पे नजर रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया की नेवी पर नहीं। हमारे P8I उड़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन नेवी वहां घूमती है, उनके पास भी P8I है। जापान की नेवी भी बीच बीच में वहां घूमती रहती है। अमेरिका के शिप्स तो हर रोज 2 बार वहां से गुजरते हैं। सैटेलाइट दर्जनों आसमान से घूम रहे। ये शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस किसके खिलाफ है? किसको हम ट्रैक करेंगे? हमारे P8I जो हैं, उनको क्या हम इसीलिए लॉन्च करेंगे कि जाके एक ऑस्ट्रेलियन शिप की फोटो लेके आओ स्ट्रेट ऑफ मलक्का से? नहीं। P8I जब हम लॉन्च करेंगे, ब्रीफ के साथ जाएगा कि फलाना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में एक सस्पेक्टेड चाइनीज सबमरीन है, देखो उसके स्नॉर्कल की फोटो लेकर आओ, और फिर हम उसको शेयर करेंगे। ये अभी मार्को रूबियो के साथ दस्तखत कर चुके हैं। तो चाहे हम एक्टिव तरीके से हथियारों वाला एंटी चाइना कन्वेंशन नहीं बना रहे, लेकिन महज शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस इटसेल्फ इज अ बिग विक्ट्री। अमेरिका की जो चतुराई है, उसका एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देवनाथ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक ही चीज कहूंगा, हम लोग मानते हैं, कूटनीति में हमें सिखाया जाता है, इंटेलिजेंस इज पावर।
अगर आपके पास जानकारी है तो आपके पास ताकत है, जानकारी नहीं है तो फिर आप जैसे कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति रात के टाइम काले कमरे में घूम रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन इज पावर। बिल्कुल। वोरा सर, ट्रंप साहब मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ वो मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन वो अपना फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर जी को भी बता देते हैं। मुनीर को कहते हैं कि ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, महान व्यक्ति हैं, तमाम शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए भी करते हैं। उनकी इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। ट्रंप साहब अभी 2.5 साल और रहने वाले हैं व्हाइट हाउस में। हम कैसे उनसे आगे बढ़ेंगे, रिश्ते कैसे हम रखेंगे? क्या वो भारत का दौरा कर सकते हैं अपने इस वाले कार्यकाल में? 100% वो इसी साल आएगा भारत में। उसने कह दिया मैं आ रहा हूं। मान लीजिए सर, वो सच कहता है, वो जो कहता है उसको करता है, आएगा। अब देखना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्री होंगे कि नहीं उस टाइम पे। वो जमाना चला गया कि मैं आ रहा हूं, तुम सारे अपने काम बंद कर दो, मेरे लिए सारा कैबिनेट तुम्हारा एयरपोर्ट है। अरे एयरपोर्ट पे कोई नहीं जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एज ए स्पेशल जेस्चर जाना चाहे, अगर आप आएंगे तो जैसे पुतिन साहब के लिए किया था, या उसके यूएई के जो अमीर हैं उनके लिए किया था, प्रेसिडेंट के लिए किया था, वो स्पेशल जेस्चर्स होते हैं। लेकिन अगर आना है, हम थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स हम तारीखें तय करेंगे। आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। क्वाड की भी समिट अगर होने वाली है, हाई लेवल पे मीटिंग होने वाली है, अभी तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, अगर आप हाई लेवल पे करना चाहते हो जरूर आइएगा। मेरा अपना मानना है हाउ टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप। सर वो उसकी ईगो जो है वो बड़ी फ्रैजाइल नहीं, मैं कहूँगा कि बड़ी डेलिकेट है। वो चाहता है कि आप लोग मेरी तारीफ करें। ये हम वहां पे भी बोला था, आई एम द बॉस। और जब आपको याद है जो गाजा में यूके देवनाथ साहब, यू माइट रिमेम्बर, बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया था, तो वहां पर वो पहले तो बोला आई एम दी ओनली वन दैट मैटर्स। और फिर ये जो जिहादिस्तान का बदमाश शरीफ जो अपने आप को प्रधानमंत्री का, वो वीडियो देखिए ना, उसमें क्या बोला था ट्रंप ने, जाके शरीफ को बुला के इधर आ, वो खड़ा हो गया, हाँ जनाब, कि तुम मेरी कान में फुस फुस क्या तारीफ मेरी कर रहा था, सबके सामने बोल। तो फिर वो आया, बोला भगवान अल्लाह तो वहां पे है, धरती पे आप हैं, आप तो उसके बराबर के हैं, सारी दुनिया में सिर्फ आपका नाम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें एक प्रधानमंत्री कह रहा है दूसरे देश के लिए। मैं तो आपका वफादार नौकर हूं, आपके जूते पॉलिश करना तो बहुत बड़ी चीज होगी मेरे लिए। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, दिस, ये जोकर की तस्वीर दिखा रहे थे आप अभी, वो वहां बात कर रहा है। सो द रियलिटी इज दैट डोनाल्ड ट्रंप की ईगो जो है डेलिकेट है, फ्रेजाइल नहीं मैं कह रहा, लेकिन उसके साथ वी डील विद हिम एज वी डील फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। बेटा, लेट मी कोट चाणक्य टू एंड एवरीथिंग। चाणक्य ने एक चीज कही थी, उसकी किताब तो यहाँ पड़ी हुई ना मेरे पास, पता नहीं आपको नजर आ रही है कि नहीं, देख रहे हैं आप चाणक्य? बिल्कुल दिख रही है सर। ओके, आप भी देख पा रहे हैं। ये तो मेरी टेबल पे रहती है, 24 घंटे इसको पढ़ता रहता हूं। एक चीज उसने कही थी जो मैं हमेशा इंटरनलाइज किया, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की, शक्ति अहिंसा की इज्जत नहीं करती है सर। गांधीवादी जितने मर्जी बनिए, उसकी इज्जत नहीं करती सर। शक्ति, पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर। और ये भारत ने साबित, इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर, बिल्कुल। एजुकेशन पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, मिलिट्री पावर, जो भी है, भारत ने ये साबित कर दिया सर। बाकी जिन्होंने आलोचना कर रही है वो तो करते रहेंगे। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक यूके देवनाथ मेरी तरह और आपकी तरह होते हैं, जिन्हें मैं ऐसे ही कहता हूं सुखी आत्मा। फिर दूसरे भी होते हैं जो दुखी आत्मा है, तो उनको करने दो जो वो कहते रहते हैं सर। गंगा में बहुत से सांप छुपे हुए हैं। बिल्कुल। डील हुई। वोरा सर, थोड़ा विषय से हटकर हो जाएगा। मैं जब भी आपको सुनता हूं, आपकी बातों से ऐसे मुझे लगता है, कई सारे और लोगों का भी ये मानना है कि स्वतंत्रता के बाद क्या हमने आगे कुछ सालों तक सही रास्ता नहीं अपनाया। नेहरू जी की जो एक रणनीति थी, सेना को बहुत ज्यादा मजबूती नहीं दी गई। 62 वाली एक जंग हुई जिसमें चीन हावी हुआ हम पर, वो सब और गलतियां रहीं। क्या आप शुरुआती साल भारत के कैसे देखते हैं? क्या उसकी वजह से हमें बाद में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी 80, 90 और 2000 के दशक में? हाँ बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये भी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके आईआईएम्स, आईआईटी, टेक्नोलॉजी पे बहुत उन्होंने जोर दिया था, एजुकेशन पे बहुत जोर दिया, बहुत सी ऐसी चीजें की थी। लेकिन जहां तक डिफेंस का मामला था, उनका आइडियलिज्म था कि भाई शांति पूरी दुनिया में जाएगी और मैं उस शांति का लीडर बनूंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक आंकड़ा देता हूँ। यूके देवनाथ साहब यहाँ बैठे तो फौजी हैं। दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख भारतवासी लड़े थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, इंक्लूडिंग माय लेट फादर। और जब मैंने होश संभाले, मैंने उनसे पूछा था कि डैड आपने ये क्यों किया था? वो भाई हम लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे, ये वो कहानियां सुनाते थे, बट आई वाज नेवर कन्विंस।
25 लाख और 25,000 लेकर ये आदमी निकलता है सिंगापुर से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हीरो कौन है? हीरो तो वो है ना सर, जिसने पहली बार बोला मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात नहीं हुई थी, सेल्फ रूल और होम रूल और कॉमनवेल्थ और ये चीजें चलती थी। जो गलतियां हुई हैं डिफेंस के मामले में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में, क्योंकि वो ताकत हमारे पास नहीं थी। फॉरवर्ड पॉलिसी आपने बना दी 62 में, वो श्रीलंका जा रहे थे, लोगों ने कहा चीन अंदर घुसा, नहीं मैंने फौज को बोला उनको वापस धक्का दो। तो ये तो निकरे और बनियान पहन के तो ये -20 टेम्परेचर में लड़ते थे ये लोग, तब भी हमने मुकाबला किया डट के। रेजांगला की कहानी तब जहां मैं जा रहा हूं अगस्त के महीने में, आपके लिए एक रिपोर्ट बना के भेजूंगा वहां से, मजा आता है देखकर। सो दिस इज द रियलिटी भारत की, कि एक टाइम था इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, सब लोग सफर कर रहे थे उससे, ब्रिटेन की पीठ टूट चुकी थी, तभी तो हमको आजादी दी, नहीं तो वो कमीने हैं कभी ना देते। वो दे कुड नॉट अफोर्ड टू हैंग ऑन टू इंडिया। पंडित जी ने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें की, लेकिन इन मामलों में डिफेंस और डिप्लोमेसी में मेरा ख्याल उनका आइडियलिज्म जो है वो उनके सामने था, उन्होंने रियलिज्म को त्याग दिया था, जो ये सरकार पूरी तरह से कर रही है सर, ये मैंने देखा है। G7 को लेकर आप बोल चुके हैं वोरा सर, ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। G7 को लेकर आपने कहा कि हो सकता है इस साल या अगले साल की शुरुआत तक भारत उसका सदस्य बन जाए। यूएनएससी में भी हम जाना चाहते हैं सर, वर्षों से हमारी मांग है। आबादी के लिहाज से आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, सबसे ज्यादा आबादी हमारे पास है, अर्थव्यवस्था में भी हम टॉप 5 में हैं, और भी तमाम चीजों में हम अग्रणी देशों में शामिल हैं, फिर भी हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं। जाने नहीं देगा सर, वहां का सिस्टम अलग है। वहां एक चीन वीटो करेगा, हैवान बैठा हुआ है ना, आपने नाम सुना उसका, चाइना कहते हैं उसको जी, वो घुसने नहीं देगा आपको वहां। और फिर आप कितनी बार तो हम कोशिश कर चुके हैं सर, वो 2/3 मेजोरिटी लाएंगे आप जनरल असेंबली में, फिर भी जाएगा वहां, फिर वो वीटो ठोकेगा, फिर बोलेगा जिहादिस्तान को भी शामिल करो, तो बदमाश है। जब हम कहते हैं कि वो जगह ना एससीओ में कि भाई हम लोग उसमें आना चाहते हैं, या वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, या इधर जिहादिस्तान को भी लाओ उसमें, वो तो कहता है कि भाई मेरा नौकर है, एक तो नौकर है दुनिया में मेरा, दूसरा नॉर्थ कोरिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया पे भरोसा नहीं करता, जिहादिस्तान तो पूरी तरह से उसका गुलाम है। सर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम जो है, मैं बता देता हूँ, मुश्किल है अभी जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन। वैसे तो 80 साल की बुढ़िया है, कोई परवाह नहीं करता, लेकिन जो G7 में जो अहम भूमिका है वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मेरा मानना है सर, मैं किसी आधार पे ये नहीं कह रहा, सिर्फ एनालिसिस पे, वो बोलेगा कि भाई भारत को परमानेंट मेंबर बना, वो बन जाएगा सर। शुरुआत ही उसकी ऐसे हुई थी, G7 4 हुए थे, फिर G6 बना, फिर G7, फिर G8, फिर G7 आ गया। एक व्यक्ति अमेरिका जिसने शुरुआत की थी G7 की, उसको उस समय कहते थे लाइब्रेरी क्लब, वो नीचे बैठ के 4 लोग बात करते थे व्हाइट हाउस में, लाइब्रेरी में। तो मेरा मानना है कि ये बोल देगा कि इतनी जो तारीफ कर रहा है इसके भी मायने हैं, इज अ ग्रेट गाय, ग्रेट नेशन, ये वो सब। आई डोंट नो, मेरी जिंदगी रही तो मैं भी देखूंगा, भांगड़ा करूंगा, नहीं रही तो फिर ऊपर से जाए नीचे से जहां भी जाऊंगा वहां से देखूंगा। आई एम 75, मेरा आई एम कन्विंस्ड कि भारत इज गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ G7। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलते हैं, यही आखिरी सवाल का जवाब उनसे भी ले लेते हैं। देवनाथ सर, ट्रंप से हम कैसे डील करें? 2.5 साल उनके पास अभी हैं। ट्रंप को अपनी तारीफ पसंद है, ट्रंप को अपने लिए उपहार या अवार्ड पसंद है, उनको कोई बड़ा दिया जाए, जैसे वो नोबेल पुरस्कार चाहते थे। पाकिस्तान उनको दे सकता है निशाने पाकिस्तान, जो उनका सर्वोच्च सम्मान है। क्या हम भी भारत रत्न जैसा कोई ऑफर करें उनको, तब खुश होंगे ट्रंप साहब? वैभव जी, डोनाल्ड ट्रंप अभी अगर क्वाड में आते हैं तो ये भारत के लिए उपलब्धि होगी। एक और चीज है, जब हम उनको सम्मान देना चाहते हैं, क्या वो 26 जनवरी में चीफ गेस्ट बन के आना चाहेंगे? वो भी भारत का एक तरीका है विदेशी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स एंड किंग्स को सम्मान देने का। भारत मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर रहा है, करता रहेगा। नेशनल इंटरेस्ट पहले है सर्वप्रथम। इसका एक बहुत इंडिकेशन मैं देता हूं कि हम अमेरिका के सामने झुक नहीं रहे हैं। देखिए, ट्रेड डील्स, ट्रेड टॉक्स जो हो रही हैं उनके साथ 2 साल 1 साल से हो रही हैं, और हमने अभी तक डॉटेड लाइन पर साइन नहीं किए हैं। हम अभी तक मजबूती से, कहते हैं अंग्रेजी में ना, डिग इन हील किए हुए हैं कि फाइनल द्विपक्षीय समझौता ट्रेड पर हम तभी साइन करेंगे जब ज्यादातर क्लॉज जो हैं वो भारत के फेवर में होंगे। तो ये दिखाता है, हम चाहे मोदी जी तारीफ कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन जब ये वास्तविक जमीनी यथास्थिति की बात है, भारत सर्व से ऊपर है और हम डॉटेड लाइन पर साइन करने में यकीन नहीं करते हैं।
जी बिल्कुल। वोरा सर, देवनाथ सर, आप दोनों का शुक्रिया बहुत। वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने इस चर्चा में भाग लिया और अपनी बातें रखी हैं। मैं दर्शकों को बताया कि ये जो समझौता हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, इस समझौते के पीछे की क्या कहानी है, दोनों देशों में से कौन कितना फायदे में है, किससे कितना नुकसान हुआ है। अभी 60 दिनों वाली बात भी कही जा रही है, 60 दिनों तक देखना पड़ेगा ये समझौता असली रूप में आ पाता है या नहीं, दोनों देश इस पर अमल कितना करते हैं और आगे भविष्य में जंग हमेशा के लिए रुक जाती है या नहीं, ईरान और अमेरिका के रिश्ते भविष्य में कैसे होते हैं, ये सब कुछ निर्भर करेगा। तभी जाके मध्य पूर्व, जिसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं, उसका भविष्य पता चल पाएगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता दी है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी समझौते से जुड़ी हुई या देश दुनिया की और भी कोई, वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.